नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। 3 सीटों के उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा से मैनपुरी से डिंपल को उतारा है, तो रामपुर सीट पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ। वहीं खतौली में रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और बसपा मैदान से बाहर हैं। अब मुकाबला सिर्फ भाजपा और सपा के बीच है। तो सवाल यह है कि उपचुनाव कौन जीतेगा, किसमें कितना दम है? क्या डिंपल विरासत बचा पाएंगी या फिर भाजपा मुलायम परिवार का गढ़ भेद देगी? खतौली का खेल कौन जीतेगा? तो रामपुर में पसमानदा के भरोसे भाजपा क्या आजम से सीट छीन पाएगी? ये बड़े सवाल हैं और इसी का उत्तर मांग रहा है प्रदेश। उम्मीदवारों का ऐलान, उपचुनाव में घमासान। हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से तीनों सीटें, दोनों विधानसभा की, लोकसभा की मैनपुरी भाजपा जीतेगी। मैनपुरी में महाभारत, खतौली में होगा खेला। बार मैनपुरी में जो पुराना इतिहास है उसे बदलते हुए निश्चित रूप से भाजपा चुनाव जीतेगी। पसमानदा के सहारे रामपुर में होगी नैया पार। देखिए, रामपुर का जो चुनाव है वो हम विकास के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा तौर पर जिसको आज हमेशा दिक्कत रही है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ेगा। उपचुनाव के रन में किसकी आंखें होंगी नम? मिलेगा विरासत वाला आशीर्वाद या जनता तोड़ेगी भ्रम? नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यहीं मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। उपचुनाव के घमासान में किसमें कितना है दम? उत्तर मांगे प्रदेश। तो इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। पहले उन चेहरों को देखते हैं जो चुनाव में लड़ रहे हैं और वो चेहरे कितने ताकतवर हो सकते हैं। मैनपुरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिंपल यादव वर्सेस रघुराज शाक्य, क्योंकि शाक्य वोटर भी खूब हैं मैनपुरी सीट पर। तो अब ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि सपा भाजपा की यहाँ सीधी टक्कर। अगर खतौली की बात करते हैं तो यहाँ पर आरएलडी और सपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और आरएलडी के उम्मीदवार है मदन भैया, और वहीं राजकुमारी सैनी को भाजपा ने मैदान में उतारा है। रामपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, या फिर कहें कि आजम खान ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से आकाश सक्सेना मैदान में होंगे। वही आकाश सक्सेना जिन्होंने आजम परिवार को दुर्दिन दिखाकर रख दिए हैं। मुकदमों की फहरिस्त अगर खड़ी है तो आकाश सक्सेना की वजह से खड़ी है। रामपुर में अभी सपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। बताया जा रहा है कि आजम का कोई करीबी यहां पर आ सकता है। डिंपल के खिलाफ भाजपा से टिकट मिलने पर रघुराज शाक्य ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी के पास यादवों में कोई है कहां? परिवार के परिवार भी नहीं, पत्नी रह गई हैं। खुद विधायक हैं करहल से, पत्नी को सांसद बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बन नहीं पाएंगी। उनके भाग्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जीतना लिखा ही नहीं है। आपने देखा कन्नौज का इलेक्शन, आपने देखा फिरोजाबाद का इलेक्शन। हाँ, बेईमानी से उनके पति तो चीफ मिनिस्टर थे, तो 2 बार उनको सांसद बना लिया। आप जनता की आवाज मोदी, योगी, कमल निशान, रघुराज शाक्य जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव जी के पास यादव। तो अब सवाल यह है कि इसमें कितना दम है, किसके भरोसे कौन मैदान में उतरा है। तो मैनपुरी की बात करें तो लोकसभा में डिंपल यादव परिवार से जुड़े वोट प्लस यादव मुस्लिम गठजोड़ के दम पर मैदान में हैं। वहीं अगर हम बात करें रघुराज शाक्य की तो क्षत्रिय ब्राह्मण वोट प्लस संगठन का जो दम है भाजपा का, उसके आधार पर मैदान में है, क्योंकि सपा का शाक्य और ब्राह्मण वोट में थोड़ा बहुत पैठ है, लेकिन ये जो पैठ है इसमें बीजेपी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। रामपुर की अगर हम बात कर लें तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट पर भरोसा है, आजम खान यहां पर मजबूत हैं। तो वहीं भाजपा के आकाश सक्सेना पसमानदा मुसलमान हिंदू मतदाताओं के दम पर मैदान जीतने की कोशिश करेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं खतौली विधानसभा सीट की। तो खतौली की बात करें तो रालोद और सपा के संयुक्त उम्मीदवार यहां पर हैं मदन भैया। गुर्जर जाट मुसलमान समीकरण के दम पर वो मैदान में है। तो वहीं भाजपा की अगर हम राजकुमारी सैनी की बात करें तो पति विक्रम सैनी के विश्वास, जो कि 2 साल से अधिक सजा मिली तो सदस्यता रद्द हो गई, उनका विश्वास, क्षत्रिय कश्यप और संगठन के वोट के भरोसे यहां पर राजकुमारी सैनी मैदान में है। यहां पर उनके पति विक्रम सैनी 2017 में 2022 में चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार के विधायक रहे। ऐसे में सभी की अपनी अपनी ताकत है। और चलिए सीधे अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। थोड़ी देर में सपा प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ेंगे और हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास भी जाएंगे। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि नामों का ऐलान तीनों जगह पर आप लोगों ने कर दिया, बस रामपुर में इंतजार हो रहा है कि सपा से कौन आएगा। किस तरीके की स्थितियां आपको दिख रही हैं, क्या समीकरण आपकी तरफ से कह रहे हैं? देखिए, समीकरणों की राजनीति समाप्त हो चुकी है जी। जैसा लगता है विकास की राजनीति की जगह है। जैसे पहले कहते थे आजमगढ़ है भाई, इनका सपा का गढ़ है, रामपुर सपा का गढ़ है, कहाँ रहे गढ़? इनका कोई गढ़ नहीं बचा अब, क्योंकि जो गढ़ थे ना वो जातिवादी राजनीति के गढ़ थे, वंशवादी राजनीति के गढ़ थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के गढ़ थे। उन सब गढ़ों को तोड़ने का काम जनता ने किया है। जनता ने विकासवाद को चुन लिया है, विकास के मार्ग पर जनता जाना चाहती है। तो अब जातिवादी राजनीति के लिए जब जगह ही नहीं बची, जब गढ़ नहीं बचे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के गढ़ नहीं बचे, क्योंकि मुस्लिम भी अब विकास चाहता है, तो सभी लोग विकास पर वोट करना चाहते हैं। और मैं जानता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के कुशल निर्देशन में हम सारी सीटें जीतकर बहुमत के साथ आएंगे। ठीक है अनुभव, जिस तरीके से प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो जातियों का गठजोड़ होता था उससे बाहर होकर राजनीति हो रही है और वोट दिया जाएगा, पर क्या ये भरोसे के लायक है? यूपी जैसा राज्य, जातियों को हम छोड़ कैसे सकते हैं? जातियों का तो जातियों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है। जातियों के आधार पर मंत्री बनते हैं, जातियों के आधार पर टिकट बनता है, परिसीमन में आरोप लग जाते हैं कि जातियों के आधार पर कई बार कर दिया गया। लेकिन फिर भी क्या स्थितियां दिख रही हैं? क्योंकि वह रामपुर का इंतजार है, बाकी स्थिति साफ हर जगह। देखिए, जातियों के आधार पर ही उम्मीदवार भी तय होते हैं। अगर डिम्पल यादव उम्मीदवार बनी है तो क्यों बनी है? ठीक है, परिवार की सदस्य हैं, लेकिन वहाँ मैनपुरी में सबसे ज़्यादा यादव वोट है। और शाक्य को अगर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, रघुराज सिंह शाक्य को, तो क्यों बनाया है? क्योंकि यादव के बाद सबसे ज़्यादा शाक्य वोट है। तो जातियों से अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं निकल पाएगी, ये एक सच है। और सभी सियासी लोगों को इस बात को मानना भी चाहिए, क्योंकि उसी के आसपास तो ये पूरी राजनीति हो रही है। जहाँ तक तीनों उम्मीदवारों के नाम की बात है अवधेश, देखिए एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि ये तीनों सीट पर कौन कौन बीजेपी की पसंद है, यानी किसके किसके नाम पैनल में क्षेत्र से आ सकते हैं। वही नाम आए, उन्हीं नामों पर कोर ग्रुप में चर्चा हुई, वही नाम दिल्ली भेजे गए और उन्हीं नामों में से एक एक नाम पर मुहर लगी। तो एबीपी गंगा ने एक बार फिर जो खबर दिखाई वो सच साबित हुई, हमारी खबर पर फिर मुहर लगी। अब बात कर ले अगर हम रामपुर के, इंतज़ार रामपुर में कौन उम्मीदवार होगा, अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का इंतज़ार है। अभी तक क्या होता था, हम यही देखें, हमने देखा है ट्रेंड कि बीजेपी बिल्कुल आखिरी में अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करती थी। एक सस्पेंस रहता था कार्यकर्ताओं में भी, पदाधिकारियों में, जिसने टिकट मांगा है उसके बीच भी कि भाई कौन उम्मीदवार होगा। पर इस बार ये हमें बदलती हुई स्थिति रामपुर में दिख रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब कुछ फाइनल करना है आजम खां को, उन्हीं की सदस्यता गई है, इसीलिए वहाँ पर ये उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा के जब बाई इलेक्शन हुए थे, आपने देखा आजम खान ने परिवार से किसी को नहीं लड़ाया, अपने खास व्यक्ति को लड़ाया। पर उसका परिणाम क्या हुआ? बीजेपी के किसी भी नेता से बात करिए, दूसरे दल के नेता से बात करिए, वो क्या कहता है कि गढ़ कोई नहीं है, अब सब गढ़ जो है वो टूट चुके हैं। हमने ओम प्रकाश राजभर से आज बात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए आजमगढ़ गढ़ था, क्या हो गया? गढ़ा हो गया। रामपुर गढ़ था, गढ़ा हो गया। तो यानी अब सभी दल कहीं ना कहीं उसे एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। और इसीलिए आजम खान शायद इतना वक्त ले रहे हैं। किसको लड़ाएं? परिवार से लड़ाएं, पत्नी को लड़ाएं, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो नाम वो भेजेंगे वही नाम यहाँ से समाजवादी पार्टी पहला उपचुनाव हारे, उनकी सदस्यता चली गई और उनके सामने वनवास है। लेकिन अगर नया प्रत्याशी भी अगर चूक गए उसमें तो एक नया संकट होगा। और ये पूरी तस्वीरें हैं। लेकिन प्रशांत वशिष्ठ जी, मैनपुरी में अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये श्रद्धांजलि का वोट है और ये डिम्पल यादव को चुनाव नहीं है।
ये मुलायम सिंह यादव का ही चुनाव है और उनको श्रद्धांजलि मिलेगी वोट के तौर पर। ये जो सहानुभूति फैक्टर है, ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में बड़ा मजबूत रहा है हमेशा से, तो क्या इसको काट पाएंगे आप लोग? देखिए, अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे कि जातिवाद को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि जनता ने जातिवाद को नकार दिया है। सहभागिता अलग विषय होता है, जाति की भाई जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये सहभागिता का विषय है कि किस जाति में किसको कहां पे किस सीट पर किसको लड़ाया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या जनता जाति को देखकर या धर्म को देखकर वोट कर रही है या नहीं कर रही है, इसका तय हो गया 2019 के चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर तय कर दिया कि 60% से ज्यादा वोट अब उनको मिलेंगे। क्या मिले? उनका टुकड़ा साफ हो गया। जनता ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि वंशवाद जातिवाद की राजनीति को कोई स्थान अब नहीं मिलने वाला है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। अखिलेश जी ने वंशवाद की राजनीति की नब्ज, जनता की नब्ज को अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। जनता नकार रही है वंशवाद की राजनीति को। अखिलेश जी के पास क्या कोई और कार्यकर्ता नहीं था डिम्पल जी के अलावा? उसको देते वो टिकट, लेकिन उन्होंने डिम्पल जी को चुना, वंशवाद की राजनीति को चुना, जातिवाद की राजनीति को चुना, तो जनता नकारेगी और बहुत स्पष्ट रूप से बहुत बुरी तरह हारेंगी डिम्पल जी। और रामपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि रामपुर में जो कई दशकों की विरासत चली आ रही है आजम खान को, हालांकि आकाश सक्सेना आ गए और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आजम खान की सामने स्थिति पैदा की। आएंगे प्रशांत जी हमारे साथ, मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। मेजर साहब, अब 3 सीटों पर भाजपा की पिक्चर क्लियर है। रामपुर में कंफ्यूज हैं क्या अभी तक आप लोग कि कौन आए? देखिए, इस मामले में अभी मंथन चल रहा है, अभी फैसला जो है नहीं लिया गया। जहाँ तक बाकी सीटों का सवाल है वो चीजें क्लियर है। और मैं सुन रहा था अपने अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी, ये लोग जो लोग खुद ही कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जातिवाद और बाकी चीज़ों पे, हम लोग तो हमेशा अपने काम पे वोट मांगते आ रहे हैं। इतने लंबे समय से हम लोग केवल काम ही गिना रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इस धर्म या जाति के होने के नाते हमें वोट दीजिए या फलाने को मत दीजिए। हम लोगों ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं रखी। हम लोगों ने हमेशा अपने काम को ही आगे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि धार्मिक मुद्दे या कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिन पे व्यक्ति जो होता है कुछ समय के लिए भटक जाता है, और कहीं ना कहीं वो भटकने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक वक्त आता है जब वो रियलाइज करता है कि जो हमने चुना था किसी धार्मिक या किसी जातिगत आधार पे या किसी भी आधार पे, इस तरीके के जब आप काम को किनारे करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो प्रदेश की जनता है अब देख रही है कि जो काम जिसके लिए चुना गया था भारतीय जनता पार्टी को इतने अच्छे बहुमत से, वो कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि हाँ, इस चुनाव में कुछ कमियां हमारी अपनी खुद की रही, अगर हम उनको ना करते तो आज सत्ता में हम लोग होते। और उसमें भी आप देखिए कि जो वोट प्रतिशत है और जो संख्या है हमारी वो बहुत बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की घटी। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने नकार दिया, जनता ने नकारा होता तो हम जहाँ थे उससे इतना आगे ना आए होते। कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, हमें कमी रह गई, हम अपनी चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचा नहीं सके सही रूप में, और इस वजह से हमको जो है सफलता जो है हाल में हुए चुनाव में नहीं मिल पाई। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, सुधारेंगे, और आप देखेंगे कि जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है हम लोग निश्चित रूप से उन्हें जीतेंगे। ठीक है। अनुभव, हम लोगों ने रामपुर और मैनपुरी की बात तो कर ली, खतौली में किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि मदन भैया पहले लूनी क्षेत्र से चुनाव लड़े जो 2022 के विधानसभा चुनाव में, वहां पर हारे। अब वो जब खतौली में पहुंचे तो वहां पर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा खड़ा हो गया। इन सब के बीच आरएलडी और बीजेपी के बीच वहां पर क्या चल रहा है? किस तरीके की जमीनी रिपोर्ट है? देखिए, बिल्कुल अवधेश, अगर खतौली की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से विक्रम सैनी की सदस्यता गई, सदस्यता कब गई? जब जयंत चौधरी ने पत्र लिखा और वो पूरा मामला उठा, उसके बाद फिर प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी, फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी जो हमके सदस्यता है उसको रिक्त सीट को घोषित किया। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी उस बात का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई ये सीट क्यों खाली हुई जब हमने पत्र लिखा। और अब जब ये उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर तो उन्होंने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया। हालांकि आरएलडी में कहीं ना कहीं वहीं बगावत हो गई, अभिषेक चौधरी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर जनसभा की, वहाँ पर
13 तारीख को, तो फिर मदन भैया के नाम की घोषणा उसके बाद हो गई, वो खुद मंच पर गए। तो एक समस्या तो ये है कि आरएलडी को वहाँ अपना जो उनका संकट पैदा हुआ है उसको कितनी जल्दी वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर चुनाव के दरमियान ये स्थिति रहेगी, मान लीजिए एक गुट जो है वो विरोध करेगा, मदन भैया वहाँ से जाकर लोनी से जाकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति रहेगी। लेकिन देखिए बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम खतौली इस बार दुगने वोट से जीतेंगे। यानी अगर 2022 में विक्रम सैनी 17,000 वोट से जीते थे तो इस बार कम से कम 34,000 वोट से जीतेंगे। कुछ और भी लोगों से हमारी बात, लेकिन यही बात तो दलों के लोगों से गोला गोकर्णनाथ में भी कही जा रही थी कि खतौली बड़ा अंतर करेंगे, लेकिन वहां वो चीज दिखी नहीं। देखिए वहाँ की स्थिति, इनका ये कहना है कि वहाँ पर देखिए जो भी वोट मिले फिर भी हमें 34,000 वोट से हम जीते, और उससे पहले विधानसभा के चुनाव में हम तकरीबन 22,000 वोट से जीते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो खतौली की सीट है बीजेपी की ए सीट में, ए क्लास सीट में गिना जाता है, यानी वो सीट जो है वो बीजेपी के लिए आसान सीट मानी जाती है। पर आरएलडी ने जब वहाँ पर गुजर उम्मीदवार को उतारा है, अब जाहिर सी बात, आज हमने खुद प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल किया कि भाई वहाँ पर आरएलडी ने गुजर उतार दिया, अब अगर जाट, गुजर और मुस्लिम समुदाय एक साथ आ जाएगा तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं आएगी। उन्होंने कहा देखिए हमारे लिए कोई मुश्किल वहाँ पर नहीं आने वाली। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब बीजेपी की तरफ से राजकुमारी सैनी है, जिनके पति विक्रम सैनी की सदस्यता गई, क्यों गई, मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ उसमें विक्रम सैनी ने अग्रणी भूमिका निभाई, वो तो इसी बात को भुनाने में लगे हैं। पूरी बीजेपी उसी बात को भुनाने में लगी है कि भाई वहाँ पर क्या हुआ, कैसे विक्रम सैनी ने वहाँ लोगों की मदद की थी जब वहाँ पर इस तरीके से, तो ये बात बीजेपी भुना रही है। अब आरएलडी कैसे वहाँ जनता के बीच जाकर प्रचार करेगी, क्या चीज़ें कहेगी, किन मुद्दों को आधार बनाएगी, किसानों की बात करेगी, गन्ना की बात करेगी, क्या बातें वो कहेगी, और जो वोटर है उसे किसकी बात ज्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल ये जवाब ले लेते हैं। देखिए स्थिति खतौली की अनुभव ने साफ कर दी है, तो चुनौतियां तो दोनों तरफ से है, लेकिन जो स्थिति वहां पर बनी है तो आपके काबू में है क्या? बिल्कुल, देखिए, और ये आमतौर पे होता ही है कि बहुत से अनुमान जब तक चुनाव हो ना जाए और आकलन होते हैं, और कई बार होता है कि हम किसी उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं उसी को जो है एक टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करते और कहते हैं कि जो कभी भी चुनाव जो है, देखिए उसी सीट पे जब दोबारा चुनाव होता है तो वो एक सा नहीं रहता है, हमेशा समीकरण बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, कई बार प्रत्याशी बदलते हैं, उससे कई बार जो माहौल बना हुआ होता है उससे बहुत से ऐसे असर पड़ते हैं। तो ये कह देना कि जो है पिछली दफे ऐसा हुआ था तो इस दफे भी ऐसा होगा, ये चीज को जो है चुनाव पे कभी भी जो है ठीक है, कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, प्रशांत जी भी बने हुए, अनुभव लगातार बने हुए। यहाँ सवाल यही है कि उपचुनाव के घमासान में किसमें कितना दम है, क्योंकि दावे और वादे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, पर सभी के अपने अपने समीकरण हैं, अपने अपने वादे हैं। प्रशांत जी आपके पास से आ रहे हैं, जैसा कि अभी मेजर साहब कह रहे थे कि पुराने समय में क्या हुआ, आंकड़े क्या है, उन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चुनाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिनटों में और पलों में स्थितियां चुनाव में बदलती हैं, और ऐसा कई बार देखा भी गया है। देखिए समाजवादी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, समाजवादी पार्टी सदैव केवल जातिवाद पर चुनाव लड़ती आई है, आज भी लड़ रही है और सदैव लड़ेगी। अभी मेजर साहब ने कहा कि काम गिना रहे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण पर राजनीति सदैव समाजवादी पार्टी ने की, सदैव उस पर ही वोट मांगते हैं, गणित बिठाते हैं, इतने जाट हैं, इतने यादव हैं, इतने मुसलमान और हम जीत गए। तो ये गणित अब चलने वाला नहीं है, ये गणित चलना बंद हो गया है। अभी काम गिनाने की बात कर रहे थे, ठीक है प्रशांत जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मेजर साहब आप जवाब दे दीजिए, थोड़ा संपर्क उनसे हमारा टूट रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो गणित बिठाते हैं वो गणित अब बैठ नहीं पाएगा। मेजर आशीष जी, मेरा आपसे सवाल है, जो बात अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि गणित वाली राजनीति अब बंद हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग केवल जो है अपने, कभी भी देख लीजिए, हम लोगों ने कभी भी किसी इस तरीके की बात का जो है समर्थन नहीं किया है, हमेशा अपने काम को ही आगे रखा। इतने हमारे पास काम थे, इतने अस्पताल बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतने फ्लाईओवर बनाए, इतने लोगों को रोजगार दिया,
कितनी नियुक्तियां की, हमने हमेशा उन्हीं चीजों को गिना करके जो है वोट मांगा है। और आप देखिए कि वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा धार्मिक चीजों को लाती, जो पार्टी नारे भी धार्मिक ही लगाती है, राजनीतिक नहीं लगाती है, वो ऐसी बात कर रही है, तो बहुत ही हंसी वाली बात है। तो हम लोग हमेशा काम को लेकर ही आगे चले हैं, और एक वक्त आता है कि जब लोग ये समझेंगे कि हाँ, काम ज्यादा जरूरी है। जो धार्मिक बातें जो की जाती हैं वो केवल कुछ क्षणों के लिए आपको जो है वो खुश कर देती हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे और अपने परिवार के यदि भविष्य देखना है तो आपको देखना होगा कि काम जो है वो कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये आरोप तो बीजेपी भी आप पर लगाती है कि आप लोग भी काम छोड़कर कब्रिस्तान की दीवारें बनवाने में, हर्ज करवाने में ही लगे रहे, और आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो राम मंदिर बनाते रह गए। तो ये तो दोनों तरफ से हुआ ना आशीष जी। नहीं, वो राम मंदिर, हम तो आरोप नहीं लगा रहे कि राम मंदिर बनाते रह गए, क्योंकि राम मंदिर अभी बन ही कहाँ रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है उसमें। ये तो केवल वो चंदा बटोरने में लगे हुए हैं उसके नाम पे। और हम लोगों ने ये भी देखा कि राम जो जन्मभूमि है वो भी कैसे जो है जमीन जो है मिनटों में कितने में बेच दी गई। तो ये सब चीजें जो है वो देख रही हैं, जिससे कि लोगों की भावनाएं जो है कहीं ना कहीं आघात होती हैं कि आप कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं, आपने कोई अस्पताल नहीं बनाए, कहीं कुछ नहीं बनाया, जो बनाए हुए हैं वो उन्हीं पे अपना जो है नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं ये, और चीजों को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को देर सवेर ये ठीक है, लोग देख रहे हैं। अनुभव, एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहते हैं कि बताइए कि तीनों ही सीटों पर जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है, अब जब बयानों की बारिश शुरू होगी तो मामला और गरमाएगा। बिल्कुल, तो अनुभव की आवाज़ हमें नहीं पहुंच रही, लेकिन देखिए तस्वीर यह है कि अब भाजपा ने तीनों सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है और सपा की तरफ से रामपुर में नाम का ऐलान बाकी है, और देखने वाली बात होगी किस तरीके से संग्राम आगे बढ़ता है। मेजर साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रशांत वशिष्ठ जी आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है, और क्या परिणाम आगे बनेंगे, किसमें कितना दम है, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश, और लगातार परिणाम तक ये तस्वीरें बनी रहेंगी। इस खास पेशकश में फैला लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।